तो मैं हूं एक पुर्तगाली कप्तान, वो इंसान जिसे दुनिया एक महान खोजकर्ता कहती है, लेकिन असल में मैं सिर्फ एक भूखा और जिद्दी समंदर का शिकारी था। मैं यूरोप के उस सड़े हुए और बेस्वाद मांस को खाकर इतना ऊब चुका था कि मैंने उस देश की तरफ अपने जहाज मोड़ दिए जहां जाने के लिए पूरा यूरोप अपनी जान देने को तैयार था। अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे मेरी इस भूख ने दुनिया का इतिहास पलट कर रख दिया, तो वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब जरा सोचिए उस 15वीं सदी के यूरोप के बारे में। चारों तरफ सिर्फ बर्फ, हाड़ कंपा देने वाली ठंड और लोगों की थालियों में रखा हुआ वो नमक से सना सूखा और उबला हुआ गोश्त। उस दौर का यूरोप आज जैसा बिल्कुल नहीं था। उनके खाने में ना तो कोई स्वाद था और ना ही उसे लंबे समय तक बचाकर रखने का कोई तरीका। उस बेस्वाद जिंदगी में जान फूंकने के लिए उन्हें सिर्फ एक ही चीज की तलाश थी, एक ऐसी जादुई चीज जो उनके खाने को सड़ान से बचा सके, और उसका नाम था मसाला। लौंग, इलायची, काली मिर्च और दालचीनी। दिक्कत ये थी कि ये जादू यूरोप की ठंडी जमीन पर पैदा नहीं होता था। ये सब कुछ आता था एक ऐसी रहस्यमयी और परिकथाओं जैसी दुनिया से जिसे लोग भारत कहते थे। भारत उस वक्त दुनिया का वो चमकता हुआ हीरा था जिसे हर कोई अपनी मुट्ठी में कैद करना चाहता था, लेकिन वहां तक पहुंचने का सीधा और आसान रास्ता किसी के पास नहीं था। जमीन के रास्ते पर अरब के व्यापारियों का पूरा कब्जा था। वो भारत से बहुत ही सस्ते दाम पर मसाले खरीदते और उन्हें यूरोप के बाजारों में लाकर सोने के भाव बेचते थे। अरब के व्यापारी यूरोप वालों के लिए किसी बेरहम लुटेरे से कम नहीं थे, जिनका सीधा सा नियम था कि या तो हमारी मुंह मांगी कीमत चुकाओ या फिर अपना वही सड़ा हुआ मांस खाते रहो। यूरोप के राजा, खासकर पुर्तगाल और स्पेन के शासक, इस मजबूरी से अंदर ही अंदर उबल रहे थे। उन्हें हर हाल में भारत चाहिए था, लेकिन बीच में उस्मानिया साम्राज्य की दीवार खड़ी थी जिसे पार करना नामुमकिन था। जब जमीन के रास्ते बंद हो गए तो इन राजाओं ने समंदर की उन खौफनाक लहरों की तरफ अपनी नजरें दौड़ाईं। उन्होंने ठान लिया कि हम पानी का सीना चीरकर भारत तक पहुंचने का नया दरवाजा ढूंढ निकालेंगे। आज के दौर में ये बात मामूली लग सकती है, लेकिन उस वक्त के नाविकों के लिए समंदर एक खामोश और बेरहम कातिल था। लोगों को लगता था कि दुनिया चपटी है और अगर वो समंदर में ज्यादा दूर गए तो एक अंधी खाई में गिरकर खत्म हो जाएंगे या फिर कोई विशाल समुद्री राक्षस उन्हें निगल जाएगा। इसी खौफ के बीच पुर्तगाल से बार्थोलोम्यू डियाज नाम का एक नाविक निकला। उसने राजा से कहा कि मैं आपके लिए भारत खोज कर लाऊंगा। वो अफ्रीका के किनारे किनारे काफी दूर तक गया, लेकिन अफ्रीका के बिल्कुल निचले हिस्से पर पहुंचते ही समंदर ने अपना रौद्र रूप दिखा दिया। लहरें आसमान को छू रही थीं और हवाएं जहाज़ों के चीथड़े उड़ाने पर उतारू थीं। डियास का सारा घमंड पल भर में टूट गया। उसने हाथ जोड़ लिए कि मुझे भारत नहीं चाहिए, मेरी जान मुझे ज़्यादा प्यारी है। उसने उस जगह का नाम तूफानों का अंतरीप रखा और चुपचाप पुर्तगाल लौट गया। लेकिन पुर्तगाल के राजा मैनुअल प्रथम के दिमाग से मसालों का भूत उतरा नहीं था। डियाज के लौटने के 10 साल बाद दरबार में एक ऐसा सनकी नाविक पेश हुआ जिसकी आंखों में समंदर का खौफ नहीं बल्कि उसे रौंदने की भूख थी। वो नाविक मैं था। जब राजा ने मेरी आंखों में आंखें डालकर पूछा कि क्या तुम समंदर का वो शैतानी दरवाजा तोड़कर मेरे लिए भारत ला सकते हो, तो मैंने मुस्कुराते हुए कहा था कि अगर समंदर ने मुझे कच्चा नहीं चबाया तो मैं आपके कदमों में दुनिया का सबसे बड़ा खजाना लाकर रख दूंगा। 8 जुलाई 1497 पुर्तगाल का लिस्बन बंदरगाह। वो दिन किसी जश्न का नहीं बल्कि एक खौफनाक मातम का दिन था। किनारे पर खड़ी हजारों की भीड़ ऐसे छाती पीट पीट कर रो रही थी जैसे मुझे और मेरे नाविकों को किसी समुद्री सफर पर नहीं बल्कि सीधा मौत के घाट उतारा जा रहा हो। बिना किसी सटीक नक्शे और बिना किसी दिशा सूचक यंत्र के, सिर्फ आसमान के तारों और अपनी किस्मत के सहारे हम उस खौफनाक अटलांटिक महासागर में उतर गए। हमें नहीं पता था कि आगे हमारी मुलाकात किस भयंकर तबाही से होने वाली है। शुरुआत के कुछ हफ्ते तो सब कुछ बहुत शांत और सुकून भरा रहा। हवाएं हमारे हक में थीं और जहाज पानी पर ऐसे फिसल रहे थे जैसे सब कुछ पहले से तय हो। लेकिन फिर अटलांटिक महासागर की वो मनहूसियत हम पर टूट पड़ी। मौसम ने अचानक करवट ली और आसमान का रंग भयानक स्याह पड़ गया। लहरें इतनी विशाल होने लगीं जैसे पानी के पहाड़ टूट टूट कर हमारे जहाज़ों पर गिर रहे हों। बिजली की गड़गड़ाहट से ऐसा लग रहा था मानो आसमान फट पड़ेगा। खूंखार हवाओं ने हमारे पालों को फाड़कर उनके चीथड़े कर दिए और लकड़ी के जहाज इस तरह चरमराने लगे जैसे कोई अदृश्य दैत्य उन्हें अपने जबड़ों में चबा रहा हो।
जहाजों के निचले हिस्से में बंद नाविकों की हालत बयां करना मुश्किल था। दिन रात के उन भयानक हिचकोलों से उनकी आंतें उल्टियों के जरिए बाहर आ रही थीं। हर कोई अपना सिर पकड़कर रो रहा था और भगवान से सिर्फ एक ही दुआ मांग रहा था कि किसी तरह उन्हें पुर्तगाल की सूखी जमीन नसीब हो जाए। वो मसालों के चक्कर में समंदर की मछलियों का चारा नहीं बनना चाहते थे। वो राक्षसी तूफान तो किसी तरह निकल गया, लेकिन हमारे पीछे एक ऐसा खामोश और अदृश्य दुश्मन छोड़ गया जो तूफान से भी ज्यादा खूंखार था। महीनों तक ताजे फल और सही खाना न मिलने की वजह से नाविकों के शरीर गलने लगे थे। उनके मसूरों से लगातार गाढ़ा खून बहने लगा और दांत सड़ सड़ कर उनके अपने ही हाथों में गिरने लगे। उनके शरीरों पर बड़े बड़े छाले पड़ गए और उनमें से इतनी भयानक बदबू उठने लगी कि सांस लेना भी अजाब हो गया था। मेरे जहाज अब पानी पर तैरते हुए अस्पताल और मुर्दा घर बन चुके थे। हर दिन किसी न किसी नाविक की लाश को भारी पत्थर से बांधकर समंदर की उन खामोश गहराइयों में फेंका जा रहा था। इस मौत के तांडव को देखकर बचे हुए नाविकों का सब्र पूरी तरह टूट गया। उन्होंने मेरे खिलाफ बगावत कर दी। वो मेरे घुटनों के बल गिरकर गिड़गिड़ाने लगे कि कप्तान, हमें माफ कर दो, हमारे जहाज वापस पुर्तगाल की तरफ मोड़ लो। हमें नहीं चाहिए कोई सोने की चिड़िया या मसालों का खजाना, हमें सिर्फ जिंदा अपने घर लौटना है। लेकिन वो शायद भूल गए थे कि मैं कोई साधारण कप्तान नहीं था। मैं एक नंबर का जिद्दी और खौफनाक इंसान था। मैंने अपनी मयान से तलवार खींच ली और एक ऐसा काम किया जिसे देखकर उन डरे हुए नाविकों की रूह कांप गई होगी। मैंने दिशा बताने वाले सारे यंत्र उठाए और उन्हें सीधा समंदर में फेंक दिया। मैंने चीख कर कहा कि अब हमारे पास वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं है। या तो हम भारत की जमीन पर कदम रखेंगे या फिर ये समंदर ही हमारी सामूहिक कब्र बनेगा। अगर अब किसी ने वापस मुड़ने का नाम भी लिया तो समंदर उसे बाद में मारेगा। मैं अपनी तलवार से उसके टुकड़े पहले कर दूंगा। मेरे उस सनक और पागलपन के आगे शायद मौत भी कुछ पल के लिए पीछे हट गई और फिर हमारे सामने वो सबसे खौफनाक जगह आ गई। ये अफ्रीका का वो सबसे निचला किनारा था जहां 10 साल पहले बार्थोलोम्यू डियाज ने समंदर के आगे घुटने टेक दिए थे। तूफानों का अंतरीप। वहां पहुंचते ही ऐसा लगा मानो समंदर और आसमान ने मिलकर हमारे जहाजों को निगलने की कसम खा ली हो। दिन के उजाले में भी रात जैसा अंधेरा छा गया। लहरें इतनी खूंखार थीं कि एक पल में वो जहाज को आसमान की तरफ उछालती और दूसरे ही पल उसे पाताल की गहराइयों में धकेल देती। मेरा साओ राफेल जहाज बुरी तरह टूट चुका था। हर नाविक ने मौत को अपने सामने खड़ा देखकर आंखें बंद कर ली थी और अपनी आखिरी प्रार्थना बुदबुदाने लगा था। लेकिन मैं जहाज के पहिए को लोहे की तरह जकड़े सीना ताने उस तूफान की आंखों में आंखें डालकर खड़ा रहा। प्रकृति पूरी तरह बौखलाई हुई थी, लेकिन एक इंसान की शुद्ध जिद और खूंखार इरादों के आगे उसे हार माननी ही पड़ी। कई दिनों की उस रोंगटे खड़े कर देने वाली मौत की जंग के बाद अचानक एक सुबह हवाओं का रुख बदला। तूफान थम गया और पानी का रंग पूरी तरह बदल चुका था। हमने वो कर दिखाया था जो इतिहास में किसी ने नहीं किया था। मौत के उस खौफनाक दरवाजे को तोड़कर हम एक बिल्कुल नए महासागर, हिंद महासागर में प्रवेश कर चुके थे। उस दिन के बाद उस जगह का नाम हमेशा के लिए उम्मीद की किरण रख दिया गया। लेकिन ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि असली भारत तो अभी भी हमारी पहुंच से बहुत दूर था। हम हिंद महासागर के अनजान पानी में भटक रहे थे। ये समंदर हमारे लिए बिल्कुल नया था और सबसे बड़ा खौफ ये था कि हमें नहीं पता था कि भारत असल में किस दिशा में है। हमें एक ऐसे रहनुमा की सख्त जरूरत थी जो समंदर की इन भूल भुलैया जैसी लहरों का उस्ताद हो। और वो चमत्कार हमारे साथ पूर्वी अफ्रीका के मालिंडी तट पर हुआ। वहां मेरी मुलाकात एक ऐसे भारतीय नाविक से हुई जिसने सिर्फ मेरा हाथ ही नहीं पकड़ा, बल्कि अनजाने में पूरी दुनिया का भूगोल पलट कर रख दिया। उस नाविक को समंदर के सितारों, मॉनसून की हवाओं और लहरों की ऐसी गहरी समझ थी जिसे देखकर मेरे होश उड़ गए। उसने हमें रास्ता दिखाया और हवाओं का रुख बदलते ही हमारे फटे हुए पालों में जैसे नई जान आ गई। अब हमें पतवार चलाने की भी जरूरत नहीं थी। समंदर खुद हमें हमारी मंजिल की तरफ धकेल रहा था। जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे, मेरे नाविकों के दिलों की धड़कनें तेज हो रही थीं। और फिर आई 20 मई 1498 की वो जादुई सुबह। हवा के एक तेज झोंके के साथ हमारी तरफ एक ऐसी मदहोश कर देने वाली खुशबू आई जिसने हमारे दिमाग सुन्न कर दिए। ये समंदर की बदबू नहीं थी, ये चंदन, काली मिर्च और इलायची की वो दिव्य महक थी जिसके लिए हमने मौत का दरिया पार किया था। जब कोहरा छटा तो हमारे सामने नारियल के ऊंचे पेड़ और मंदिरों की घंटियों की गूंज के साथ एक विशाल और भव्य शहर खड़ा था।
ये भारत का पश्चिमी तट था, कालीकट। मेरे नाविक पागलों की तरह जमीन पर कूद पड़े और रोते हुए रेत को चूमने लगे। लेकिन जब मैंने कालीकट के बाजार में कदम रखा तो मेरा सारा घमंड चकनाचूर हो गया। मुझे लगता था कि मैं किसी पिछड़ी हुई दुनिया को खोजने आया हूं, लेकिन वहां तो मसालों और रेशम के ऐसे पहाड़ लगे थे जैसे पुर्तगाल में मिट्टी पड़ी होती है। फिर मेरी मुलाकात हुई वहां के बेहद शक्तिशाली शासक राजा जामोरिन से। वो नजारा इतिहास का सबसे बड़ा मजाक था। राजा जामोरिन सिर से पैर तक सोने और बेशकीमती हीरों से लदे हुए थे और उनके सामने मैं खड़ा था, महीनों से बिना नहाया हुआ, फटेहाल और बदबूदार। जब मैंने उन्हें पुर्तगाल से लाए हुए अपने सस्ते और घटिया उपहार, कुछ लकड़ी, पीतल के बर्तन और शहद पेश किए तो उनके दरबारी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। लेकिन उस राजा ने भारतीय संस्कृति की महान उदारता दिखाते हुए मुझ जैसे भिखारी का स्वागत किया और मुझे व्यापार करने की इजाजत दे दी। यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। मेरी लालची आंखों ने उस अपार दौलत को देख लिया था। मैंने अपनी बची खुची कौड़ियों से अपने जहाजों को मसालों से इस कदर भर लिया कि लकड़ी के पटरों तक से मसालों की महक आने लगी। जब मैं वो खजाना लेकर वापस पुर्तगाल के लिस्बन बंदरगाह पहुंचा तो जो लोग मुझे रोते हुए विदा कर रहे थे वो अब मेरे पैरों में गिर पड़े। सारे खर्चे और नुकसान निकालने के बाद भी मुझे उस एक खेप से पूरे 64 गुना का शुद्ध मुनाफा हुआ था। इस बम्पर मुनाफे की खबर पूरे यूरोप में जंगल की आग की तरह फैल गई। पुर्तगाल, डच, फ्रांस और ब्रिटेन सबके राजाओं की रातों की नींद उड़ गई। पूरे यूरोप में एक ही रट लग गई, चलो भारत। और यहीं से शुरू हुआ भारत के इतिहास का सबसे दर्दनाक और खूनी अध्याय। मैंने जिस रास्ते को खोला था वो असल में लूट और तबाही का एक खुला निमंत्रण था। जिन पुर्तगालियों को राजा जामोरिन ने मेहमान माना था, उन्होंने अपनी तोपें तान दी। व्यापारिक चौकियां रातों रात खूंखार किलों में तब्दील हो गईं। फिर फ्रांसीसी आए और अंत में घुसा इतिहास का सबसे शातिर और सफेद पोश भेड़िया, अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी। उन्हें सिर्फ मसाले नहीं चाहिए थे, उन्हें पूरी सोने की चिड़िया को ही निगलना था। भारत का वो शांत तट जो कभी सिर्फ व्यापार और संस्कृति का केंद्र था, अब बारूद के धुएं और तोपों की गड़गड़ाहट से कांपने लगा। जिस देश ने मुझ जैसे एक फटेहाल नाविक को पनाह दी, उसी देश को इन यूरोपीय व्यापारियों ने गुलामी की भारी बेड़ियों में जकड़ दिया। भारत का सारा सोना जहाजों में भरकर यूरोप जाने लगा और वहां की इमारतें भारतीयों के खून और पसीने से चमकने लगीं। लेकिन क्या भारत सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा था जिसे कोई भी आकर रौंद दे? नहीं, भारत एक अजय और अमर आत्मा है। सदियों के शोषण और अकल्पनीय अंधकार के बावजूद इस आत्मा की आग को कोई बुझा नहीं पाया। मैंने भले ही 1498 में समंदर का रास्ता खोजा हो, लेकिन दुनिया ने असली भारत की ताकत को तब पहचाना जब 15 अगस्त 1947 को इस देश ने अपनी छाती पर पड़ी गुलामी की जंजीरों को एक झटके में उखाड़ फेंका। जब लाल किले से तिरंगा आसमान में लहराया, दुनिया को बता दिया कि आप सोने की चिड़िया को पिंजरे में कैद तो कर सकते हैं, लेकिन उसकी उड़ान को हमेशा के लिए कोई नहीं रोक सकता।